Hello students, I'm Ruchika from English Academy. Today we'll study class 12th English Flamingo book chapter 6 Poets and Pancakes written by Ashoka Mitran. So here this is part 2 of the chapter. We'll continue the story and we'll cover pages 61 to 63. अब तक की स्टोरी में हमने क्या देखा है? Let's have a brief recap. So the writer works in Gemini Studios owned by S.S. Vasan and the story is a part from the book written by him by the name of My Years with Boss. So इसमें वो हमें सबसे पहले बताते हैं पैनकेक ब्रांड का एक मेकअप आता था जेमिनी स्टूडियो में और बहुत सारी क्वांटिटी में वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फेसेस पे लगाया जाता था बिफोर शूटिंग. उन दिनों में शूटिंग इंडोर ही होती थी और ये जो पैनकेक है ये लगाने के बाद सबके फेसेस बहुत अगली हो जाते थे और अशोका मित्रन को लगता है कि शायद ऐसे अगली फेसेस ही मूवी में अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं, इसलिए इतना सारा ये पैनकेक मेकअप सब एक्टर्स के फेसेस पे लगाया जाता था. और जेमिनी स्टूडियोज में एक हायरार्की मेंटेन होती थी तो मेकअप डिपार्टमेंट में भी हायरार्की चलती थी. मींस जो सबसे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट था वो लीड एक्टर्स का मेकअप करता था, उसके जो असिस्टेंट थे वो सपोर्टिंग एक्टर्स के मेकअप करते थे और उनसे जो जूनियर असिस्टेंट थे वो कॉमेडियंस का मेकअप करते थे. और जो क्राउड का अगर सीन होता था, जो जितने भी लोग आते थे क्राउड के लिए, उन सब का मेकअप करता था ऑफिस बॉय. और इस दिन वो क्या करता था, एक बहुत ही बड़े बर्तन में ढेर सारा पैनकेक घोलता था और सबके फेसेस पे बहुत बहुत सारा ये मेकअप लगा देता था. फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप रूम है ये रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल हुआ करता था उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में है. वहां पे अशोका मित्रन का काम क्या है, ये न्यूज़पेपर में से अलग अलग स्टोरीज की क्लिपिंग्स काट कर इकट्ठी करते हैं. सबको लगता है कि ये कुछ काम नहीं करते बट इनका मानना है कि ये बहुत ज्यादा काम करते हैं. अब जो ऑफिस बॉय है वैसे तो वो जेमिनी स्टूडियोज में आया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्टर या स्टोरी राइटर या डायरेक्टर बनना चाहता था, बट फाइनली वो एक ऑफिस बॉय बन गया. अब ही फील्स दैट उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण है कोठामंगलम सुब्बू. कोठामंगलम सुब्बू इज नंबर 2 at Gemini Studios in the hierarchy. That means he is below the owner and he is very good person. Writer says that कोठामंगलम सुब्बू is a very good person. वो अपने प्रोड्यूसर की गुड बुक्स में है. जब भी उनके प्रोड्यूसर उन्हें ऑर्डर करते थे कि कोई सीन कैसे इनैक्ट होगा, वो फटाफट से बहुत सारे अलग अलग इमोशंस डिस्प्ले करते थे कि ये सीन इन इन तरह से हो सकता है. साथ ही साथ वो बहुत जेनरस भी थे. उनके घर में बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, दोस्त रहते थे जिनको वो फीड भी करते थे, लेकिन सुब्बू को कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी. फिर भी अशोका मित्रन को लगता है कि कितने अच्छे व्यक्ति का एक दुश्मन कैसे हो सकता है जो कि उसके लिए इतनी बुरी चीजें चाहता है. तो उन्हें लगता है कि हो सकता है उनकी जो नेचर है कि वो हर वक्त ही बहुत स्वीट से बिहेव करते हैं, उस वजह से लोगों को उनसे इरिटेशन होती हो और लोग उनसे दुश्मनी डाल लेते हो. या फिर ये भी हो सकता है कि जब वो अपने मालिक की फॉल्स प्रेज करते हैं ऐसा लगता है कि वो एक साइकोफैंट है, इस वजह से कोई उनसे नफरत कर सकता है. लेकिन जो भी रीजन है वो राइटर को नहीं पता, बट उन्हें ये पता है कि सुब्बू जैसे अच्छे व्यक्ति का भी कोई दुश्मन हो सकता है. सो नाउ वी कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम देयर. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. Comprising means containing, and assembly means a group. अब सुब्बू वैसे तो हमेशा बॉस मिस्टर एस एस वसन के साथ ही होते थे, लेकिन जो जेमिनी स्टूडियोज का अटेंडेंस रोल था उसमें सुब्बू किस चीज में थे, एक डिपार्टमेंट में थे जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट. उस स्टोरी डिपार्टमेंट में और कौन कौन था, एक लॉयर था और साथ में एक ग्रुप था राइटर्स और पोएट्स का. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. अब ऑफिशियली लॉयर को क्या कहा जाता था, लीगल एडवाइजर, क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड एडवाइस देता था अपने बॉस को. बट सब लोग उसे ऑपोजिट मानते थे, मींस लीगल एडवाइजर वो नहीं था, उसका ऑपोजिट था. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. Now what is temperamental? Temperamental means subject to extreme change of moods. मीन्स आपका जो मूड है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, कभी आप खुश हैं, कभी एकदम से आप नाराज हो जाते हैं. दैट मीन्स यू आर टेम्परामेंटल. एंड ब्लू ओवर मीन्स हर बिहेवियर वॉज एब्रप्ट एंड इट
upset others. अब एक इंसिडेंट हमारे राइटर में बता रहे हैं कि एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वो बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल भी थी, उनके मूड्स बहुत जल्दी चेंज होते थे और एक बार उन्होंने बहुत ही अब्रप्टली बिहेव किया सेट्स पर और उसकी वजह से सब लोग बहुत अपसेट हो गए. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. Stunned means shocked. जितने भी लोग थे वो काफी हैरान थे, वो चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन जो लॉयर है उसने क्या किया, उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. अब जब वो एक्ट्रेस बोलते बोलते चुप हुई थोड़ी देर के लिए, पॉज मीन्स थोड़ी देर के लिए रुकना, तो लॉयर ने उसे कहा 1 minute प्लीज और उसने रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले किया. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress' tirade against the producer. Incriminating means making someone guilty of a crime or a wrong action. Foul means wrong and tirade is a long angry speech. अब जब उस एक्ट्रेस की रिकॉर्डिंग दोबारा से प्ले की गई तो उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा नहीं था जिससे कोई समझे कि उसने कुछ गलत कहा है प्रोड्यूसर के अगेंस्ट. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. Struck dumb means again she was shocked. लेकिन जब उसने दोबारा से अपनी ही आवाज इस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से सुनी तो वो शॉक्ड थी. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. Girl from the countryside. Countryside means the village area, the rural side. Precede means to come before. Catapulted means to move suddenly. And sophistication means cultured, urban, civilized atmosphere. अब ये जो एक्ट्रेस है ये विलेज से आई थी, कंट्री साइड से आई थी, लेकिन अब वो एक एक्ट्रेस बन गई थी जेमिनी स्टूडियोज में, तो उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था. बट जितने स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो उन सब स्टेजेस से नहीं गुजरी थी, एकदम से ही वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी. इसलिए वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं थी, कल्चर्ड नहीं थी, अर्बन नहीं थी. उसका जो बिहेवियर है वो काफी विलेजर्स जैसा था, अनपढ़ लोगों जैसा था, क्योंकि वो अचानक से इतनी फेमस होकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन अभी उसे वो तौर तरीके नहीं आए थे. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. तो उस दिन जब उसने अपनी आवाज सुनी वो इतनी शॉक्ड और टेरराइज्ड हो गई थी कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाई. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. Brief means short and brilliant means something very nice, exceptionally good. Unwittingly means unknowingly, unintentionally. बिना जानबूझ के कुछ कर देना. तो उस बेचारी एक्ट्रेस का करियर वहीं पर खत्म हो गया और जो लीगल एडवाइजर था उसने ना चाहते हुए भी ऐसा कर दिया. उसने चाहा नहीं था बट बाय चांस ऐसा हो गया. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. Clumsily means in a bad manner, not very well done. तो जितने भी डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे स्टोरी डिपार्टमेंट के वो एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे. वो क्या थी, खादी की बनी हुई धोती और एक ओवरसाइज्ड पूरी तरह से बना हुआ खादी का शर्ट. The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. What is a coat of mail? Coat of mail is an armor. जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ये जो इसने ऊपर मेटल की रिंग्स का बना हुआ कोट पहना हुआ है, as a shield, as a protection when he is going to the war. This is a coat of mail. It is made of metal rings. तो जो लीगल एडवाइजर है वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो पैंट और टाई पहनता था. कभी कभी वो कोट भी पहनता था जो कि इस तरह के कोट को रिजेंबल करता था.
Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. अब वो ज्यादातर अकेला ही रहता था. A man of cold logic. Cold logic means a logic without human concern. मीन्स एक ऐसी लॉजिक जो ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन लॉजिक को, ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस को महत्व नहीं देती. ड्रीमर्स हियर रेफर्स टू द राइटर्स इन द डिपार्टमेंट. तो ये जो लॉयर है, लीगल एडवाइजर है, ये एक अकेला व्यक्ति था, एक न्यूट्रल बंदा था. बाकी सब क्या थे? गांधीआइट्स और खादीआइट्स. वो गांधी के फॉलोअर्स भी थे और खादी पहनते थे. Like so many of those who were close to the boss, he was also allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. Not much came of the film means it did not earn much money. Means the films were not very good at the box office. The boss used to allow many people to produce films, and Kothamangalam Subbu was also allowed to produce films. उनकी फिल्म्स में बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज होता था, बहुत सारा पैनकेक भी यूज होता था, बट वो फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं करती थी. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. जब स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया तो एक लॉयर का भी जॉब चला गया, बिकॉज जितने भी राइटर्स और पोएट्स थे उनका काम बंद हो गया था, उनको घर भेज दिया गया. उसकी वजह से स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया और ये जो लीगल एडवाइजर था इसकी नौकरी भी चली गई. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastri and Harindranath Chattopadhyay. Haunt means a place where people frequently visit. तो जेमिनी स्टूडियो के राइटिंग डिपार्टमेंट में ये सब लोग काम करते थे. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. जेमिनी स्टूडियोज के राइटिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा मेस भी था जो सारे दिन बहुत अच्छी कॉफी सर्व करता था और रात को भी वहां कॉफी मिलती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Prohibition means to disallow something. अब उन दिनों में कांग्रेस का रूल चलता था, कांग्रेस की सरकार थी और हर जगह प्रोहिबिशन थी, मनाही थी. आप इधर उधर लोगों से मिल नहीं सकते थे, पार्टीज नहीं कर सकते थे. तो उस टाइम में अगर आप किसी को कॉफी के कप के ऊपर मिल रहे हैं, कॉफी पीने के लिए मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट माना जाता था. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. Barring means except, and radiated means to send out. Leisure means a relaxed atmosphere, a relaxed attitude. Prerequisite means something which is required initially, a prior requirement. तो जेमिनी स्टूडियोज के ऑफिस बॉयज और जो क्लार्क्स हैं उनके अलावा बाकी सब लोग थे वो लेजरली रहते थे, रिलैक्स्ड वे में रहते थे, क्योंकि वो पोएट्स थे. उन्होंने राइटिंग करनी होती थी. राइटिंग करने के लिए क्या, ये क्रिएटिव काम है जिसके लिए आपको आइडियाज चाहिए. तो जब तक आप लेजरली नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, आप अपना काम नहीं कर सकते. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. तो राइटिंग डिपार्टमेंट के सब लोग क्या करते थे, खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी जी के भक्त थे, लेकिन सिर्फ यहीं तक उनका रिलेशनशिप था पॉलिटिक्स के साथ. इससे ज्यादा उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था. Naturally, they were all averse to the term communism. Averse means dislike. उन सबको कम्युनिज्म टर्म पसंद नहीं थी. Now what is communism? Communism is a system where all the assets are contributed in a joint pool and then जिसको जितनी जरूरत है वो उसमें से उतना ले लेता है, जिसके पास जितना एक्स्ट्रा आता है वो उस पूल में डाल देता है. जितने भी राइटिंग डिपार्टमेंट के लोग थे उन्हें कम्युनिज्म पसंद नहीं था. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love.
He had no compunction about killing his own parents or his children. Filial love means love for your children or for your offsprings. And conjugal love means love for your spouse, for your husband or wife. Compunction means a feeling of guilt which prevents us from doing bad deeds. कंपंक्शन एक ऐसी फीलिंग है जो हमें गिल्टी फील कराती है और उसकी वजह से हम बुरे काम नहीं करते. लेकिन जो कम्युनिस्ट है वो एक गॉडलेस मैन है, वो भगवान से नहीं डरता, ना ही वो अपने बच्चों से प्यार करता है, ना ही अपनी स्पाउस से प्यार करता है, और उसे कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं होगी अगर वो अपने पेरेंट्स या बच्चों को मार दे. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. एक कम्युनिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों के बीच में अनरेस्ट और वायलेंस क्रिएट करना चाहता है. इनोसेंट मीन्स मासूम लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है, एंड इग्नोरेंट मीन्स वो जो इग्नोरेंट है, मीन्स उन्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है. तो कम्युनिस्ट क्या करता है कि इनोसेंट और इग्नोरेंट टाइप के लोगों को भड़का कर उनके बीच में दंगे फसाद क्रिएट करवाता है. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Notions means beliefs and vaguely means unclearly. तो ऐसे विचार पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए थे कम्युनिस्ट के बारे में, और ऐसे ही अनक्लियर विचार जेमिनी स्टूडियोज के पोएट्स के भी मन में थे. Evidence of it was soon forthcoming. इसका proof, evidence means proof, इसका proof भी जल्द आने वाला था. When Frank Buckman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Now Frank Buckman is an American. He is a follower of Luther, Martin Luther. He was called a Lutheran and he followed Lutheranism. He had set up a moral rearmament army which was an international moral and spiritual movement. It was formed in the year 1938 and it developed from Buckman's Oxford group, and at present it is called Initiatives of Change. तो फ्रैंक बुकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी से ऑलमोस्ट 200 लोग आए थे मेड्रॉस इन द ईयर 1952. वो जेमिनी स्टूडियोज में ही रहे थे क्योंकि इससे बेटर होस्ट उन्हें इंडिया में कोई और ना मिलता. Someone called the group an international circus. जेमिनी स्टूडियोज में से किसी ने कहा कि ये जो ग्रुप है ये एक इंटरनेशनल सर्कस की तरह है. They weren't very good on trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented 2 plays in a most professional manner. ट्रेपीज यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कस का एक्ट होता है, एंड एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान. अब ये जो ग्रुप था ये सर्कस नहीं था, ना ही इन्हें ट्रेपीज आती थी, ना ही ये जानवरों को टेम करना जानते थे. ये जानवरों से सिर्फ डिनर टेबल पर ही मिलते थे, यानी कि खाने के लिए. उससे ज्यादा इनकी एनिमल से जान पहचान नहीं थी. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 प्लेस परफॉर्म किए थे जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किए गए थे. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. ये उनके 2 प्लेस के नाम हैं, जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर. ये 2 प्लेस इन्होंने वहां पर एनैक्ट किए थे, और जेमिनी स्टूडियोज के जो 600 लोग हैं उन्होंने ये प्लेस बहुत बार देखे. The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. First rate means excellent, very good. Homilies means sermon, that is a religious message. तो ये जितने भी प्लेस थे इनके मैसेजेस क्या होते थे, रिलीजियस बेस्ड मैसेजेस होते थे, और उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बहुत बढ़िया होते थे. Madras and Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of
Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. अब मेड्रॉस और तमिल की जो ड्रामा कम्युनिटी थी, जो थिएटर आर्टिस्ट थे और जो प्रोड्यूसर्स थे, वो इन प्लेस से इतने इम्प्रेस थे कि आने वाले कितने सालों तक जोथम वैली की तरह ही सभी तमिल प्लेज में भी सनराइज और सनसेट का सीन होता था। और वो सीन कैसा होता था? खाली स्टेज होता था। बेयर मीन्स एम्प्टी, खाली खाली स्टेज होता था। उसके पीछे जो कर्टन है वो व्हाइट कलर का होता था और फ्लूट के ऊपर एक ट्यून बजती थी फ्लूट के साथ। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. Played into their hands means to do something that an enemy wants one to do. यानी कि आपका दुश्मन जो चाहता है आप वो कर दें. That means you are playing into their hands. Counter movement means opposite movement. कुछ सालों बाद हमारे राइटर को ये पता लगा कि जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म के ऑपोजिट है और जो मिस्टर वासन थे वो सिर्फ वही कर रहे थे जो ये आर्मी वाले उन्हें कह रहे थे. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remain the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. अब यहाँ पे अशोका मित्रन कहते हैं लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ऐसा ही था, क्योंकि इनका आपस में जो बिहेवियर है, आपस में जो रिलेशनशिप है वो एक ही जैसा रहता था, चाहे एमआरए एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, चाहे कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि इनके रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता था. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. Hues means colors and sizes means different ages. तो ये जो 200 लोग आए थे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी में, ये अलग अलग देशों से थे और अलग अलग एजेस के थे और जेमिनी स्टूडियोज को स्टाफ को इनको होस्ट करना बहुत अच्छा लगा था. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. वो कहते हैं कि अदरवाइज हमारे पास जब क्राउड शूटिंग होती थी तो जो क्राउड आता था वो बहुत ही अलग होता था. उनके चेहरों पे हमें बहुत सारा पैनकेक लगाना पड़ता था, उन्हें तैयार करना पड़ता था शूटिंग के लिए. ये जो क्राउड आया था एमआरए का ये उन लोगों से बहुत अलग था, इसीलिए उन्हें होस्ट करना बहुत अच्छा लगा. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीने बाद जेमिनी स्टूडियोज में दोबारा फोन आया और तब फॉरेन से कोई और विजिटर आ रहा था, तो इन्होंने उसके आने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी. All they said was that he was a poet from England. इन्हें सिर्फ इतना ही पता चला था कि ये जो नया विजिटर है ये इंग्लैंड से आ रहा है और ये पोएट है. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. तो ये 5 पोएट्स की यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं. जेमिनी के स्टाफ को सिर्फ इन्हीं 5 फॉरेन पोएट्स के बारे में पता था. And one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. He is James Eliot. कुछ राइटर्स को इनके बारे में भी पता था. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो अब ये लोग सब सोच रहे थे कि अब जो आने वाला पोएट है ये कौन है. He is not a poet. He is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. तो किसी ने कहा कि ये पोएट नहीं है, ये तो एडिटर है, तभी उसे इतना बड़ा रिसेप्शन मिल रहा है, इतने अच्छे से उसे वेलकम किया जाएगा. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. Ananda Vikatan is the name of a weekly magazine in Tamil. इसके एडिटर थे S.S. Vasan, तो वो भी एक एडिटर थे. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is, those known at the Gemini Studios. लेकिन ये जो विजिटर आ रहा था ये उन
किताबों में से किसी किताब का एडिटर नहीं था जो जेमिनी स्टूडियोज में मिलती थी, जिनके बारे में जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ को पता था। अब जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ को भी कुछ ब्रिटिश पब्लिकेशंस के बारे में पता था जो मेड्रॉस में मिलती थी, लेकिन उनमें से किसी भी पब्लिकेशन का एडिटर वो नहीं था जो उनका विजिटर आने वाला था। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. Surmise means a guess. द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके जो टॉप लेवल के लोग हैं, मींस उसके जो ओनर्स हैं, वो ये इनिशिएटिव ले रहे थे कि जो विजिटर आ रहा था इंग्लैंड से उसे वो स्पॉन्सर कर रहे थे, उन्होंने इनवाइट किया था। इसलिए जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग हैं वो गेस कर रहे थे कि हो सकता है ये किसी न्यूज़पेपर का एडिटर हो। डेली हियर रेफर्स टू अ न्यूज़पेपर, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो मैनचेस्टर गार्डियन या फिर लंदन टाइम्स का एडिटर नहीं हो सकता। That was all that even the most well informed among us knew. तो यही इंफॉर्मेशन थी जो जेमिनी स्टूडियोज के मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड स्टाफ था, उन्हें भी सिर्फ इतना ही पता था अबाउट द न्यू विजिटर फ्रॉम इंग्लैंड हु वाज सपोज्ड टू विजिट जेमिनी स्टूडियोज. So with this we have covered part 2 of the story. We'll continue in part 3. Thank you.